हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अनअकैडमी पे। और दोस्त, ये जो सीरीज है इसमें हम लोग विद इन 20 मिनट्स वन शॉट कराने वाले हैं, है ना। तो आज जो अपन करने वाले हैं वो है सबसे पहला और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 11th का, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप क्लास 11th से शुरुआत करते हो, लेकिन ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप क्लास 12th में चले जाओ जहां की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली काम आती है। उसके बाद नीट हो गया, जेई हो गया, सीयूटी हो गया, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम अगर आप दोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मैं जनरल केमिस्ट्री भी बोलता हूं, वो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे कोट से, जो कि दिया गया है रोवाल्ड हॉफमैन ने। इनके नाम पे एक रिएक्शन भी आती है क्लास 12th में, हॉफमैन ब्रोमाइड। बट एनीवेज, इन्होंने क्या बोला था कि chemistry is the science of molecules and their transformations. It is the science not so much of the 100 elements of the infinite variety of molecule that may be built from them. इन्होंने ये बोला कि जब ये वाला इन्होंने ये अपना कोड दिया था, तब सिर्फ और सिर्फ 100 एलिमेंट्स की खोज हुई थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो जो हेनरी मोसले की पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है। तो इनका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ ये 118 एलिमेंट्स के आसपास नहीं घूमती है, बल्कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को मैं मिक्स करूंगा। मान लीजिए 118 एलिमेंट है, अगर मैं दो को भी मिक्स करता हुआ जाऊंगा तो मेरे पास मिलियंस ऑफ कॉम्पाउंड्स बनते हैं। तो वो जो कॉम्पाउंड बनते हैं, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट। तो इस नोट पे अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है मैटर, है ना, कि भैया मैटर क्या है। तो क्लास 9th में अपने पास चैप्टर था मैटर एंड इट्स सराउंडिंग करके, और फिर एक और चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये दोनों चैप्टर में हमने बहुत तरीके के मैटर पढ़े हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन वही रहने वाली है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैं ओरली सारी चीज बताता हुआ चलूंगा। आप प्लीज जो भी मैं बोल रहा हूं उसको नोट करते हुए चलेंगे, वीडियो रोकेंगे, जो मैं बोला उसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ऐसे पूरा सेशन चलने वाला है। ठीक है, तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एयर, एयर जो भी हमारी एयर है, हवा है, नाइट्रोजन हो गया भैया 70 कुछ परसेंट तो तुम्हारी नाइट्रोजन ही है, जो कि इनविजिबल है बट मास कैरी करती है। ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन सिलेंडर मान लो एग्जांपल है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है तो वो भारी है, खाली है तो वो हल्का है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हैज मास। इमोशंस, हंसना, रोना, अरे सर ये हो गया वो हो गया, ये सब मैटर नहीं करता और ये आपका मैटर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अपन बढ़ते हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। तो यहां पे दो टाइप के मैटर मेनली होते हैं, मिक्सचर है और एक है प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर मतलब मैंने कुछ भी मिला दिया, जैसे हमारी एक नमकीन आती है, ठीक है, मिक्सचर नमकीन, तो उसमें कुछ भी भैया मूंगफली मिला दी, सेब मिला दिए, ये मिला दिए, सब मिला के, और पता ही नहीं कौन से किसका क्या कॉम्पोजिशन है, कौन सा किस में मैंने कितनी क्वांटिटी में डाला है। ठीक है, तो वो सब आता है मिक्सचर में। और जो मैंने आपको ये नमकीन वाला एग्जांपल दिया, ये आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर में। हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। मान लीजिएगा अगर मिट्टी है, मिट्टी को मैं पानी में मिला रहा हूं तो वो एक आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि भैया मिट्टी पानी में नहीं घुलती है। ऊपर मिट्टी रहेगी, ऊपर तुम्हारा पानी रहेगा, नीचे मिट्टी रहेगी। सही है। अब आ जाते हैं होमोजेनस में। चाय, चुस्की, शिकंजी, है ना, चाय की पहली सिपली सेम टेस्ट, आखिरी सिपली सेम टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म है, उसको मैं होमोजेनस मिक्सचर में रखता हूं। अब प्योर सब्सटेंसेस में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे प्योर एलिमेंट्स हैं। और उन एलिमेंट्स में से मैंने कुछ एलिमेंट उठाए और एक कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बना दिया। तो ध्यान रखिएगा जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी मेरे पास किस में आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं, जैसे H2, NH3, H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स प्योर सब्सटेंसेस के अंडर ही आते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी अगर दो सिमिलर एटम को मिलाऊंगा तो वो मेरे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिलाऊंगा तो H2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो ये मेरे पास O2 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलता हूं। देन कम्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक्स लॉ, और उसके बाद आता है एवोगैड्रो नंबर, जिसको मैं एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलता हूं। तो ये मेरे पास लॉज हैं। सबसे पहला जो है लॉ लोकॉम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करूं तो मास बेसिक डेफिनेशन है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस लॉ के अंडर क्या रहता है कि मेरे पास मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट
सेम रहेगा। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें मैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वहां पे कहीं ना कहीं मास का जो मतलब जो मास का वेट है वो डिक्रीज हो जाता है। बट एनीवेज यहां पे हम आइंस्टाइन को मतलब कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो भैया ये लॉ उसका ड्रॉबैक हो जाएगा। क्लियर? तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, वीडियो रोकिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? जैसे मान लीजिएगा मैंने एक अपनी टैप वाटर लिया, घर का पानी लिया, एक पानी मैंने ऐसा लिया, मान लीजिए पानी में मार्स से लेके आया, मार्स, अरे दूसरा प्लेनेट, मार्स से लेके आया, इलॉन मस्क भैया को बोला कि भैया पानी लाके दो, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में वहां पे थोड़ा बहुत पानी पाया गया है, ये आपको पता ही होगा। और हमारा भी अपना रोबोट भी मार्स में घूम रहा है, तुम लोग पता है ना, अपने हम मून वहां पे लैंड कर चुके हैं, ईस्टर्न साइड पे मार्स पे, तो वो है, ठीक। तो हम लोग कहां कहां से पानी लेके आए? टैप वाटर हो गया, मार्स का पानी हो गया, और एक हो गया पानी जो मैंने खुद बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिसोसिएट करके मैंने वहां पे पानी बना दिया, ठीक। तीन टाइप के पानी आए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिली कि जब मैं जो भी मेरे पास पानी थे, तीन टाइप के पानी थे, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वो 2:1 रेशियो में ही मुझे मिला। तो चाहे ये मैंने क्यों बताया, चाहे आप कहीं का भी पानी लेके आओ, तुम इंग्लैंड से पानी लेके आओ, तुम रशिया से पानी लेके आओ, पानी का जो रेशियो रहने वाला है वो 2:1 ही रहेगा, मतलब H2O ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। क्लियर? कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखा देते हैं कि सर ये 2:16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास, मेरे पास एटॉमिक मास ये आ जाएगा, और ये आपका 1:8। तो दो रेशियो होते हैं, 2:1 लिखा है मैंने स्टोइकियोमेट्री के प्रोपोर्शन में, बाकी 1:8 रेशियो में ये मेरा रहता है। दिस कम्स अंडर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलता हूं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वीडियो रोकिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आगे आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा एक मतलब यहां से तुम्हारा क्वेश्चन भी अच्छा बनेगा। सुनिएगा, अगर मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, दो एलिमेंट्स है, इसमें एक एलिमेंट को मैंने रख दिया है फिक्स, एक एलिमेंट का जो मास है, जो रेशियो है, उसको रख दिया है मैंने फिक्स। तो जो दूसरा एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट होगा, जो कि यहां पे ऑक्सीजन है, वो मेरे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रहना चाहिए, जैसे ये जो है वो 2:1 रेशियो में। दिस कम्स अंडर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोला मैंने? दो एलिमेंट अलग अलग कॉम्पाउंड बनाते हैं, जिसमें एक एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास या उसका रेशियो सेम है, उसका मैंने मास सेम रख रखा है। तो जो दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। जैसे यहां पे O2 है और वहां पे ऑक्सीजन है, 2:1 में हो गया। मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया मैंने, इसमें हाइड्रोजन को मैंने रखा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रहेगा हमेशा, जो तो दूसरा होना चाहिए दैट शुड बी इन पर्टिकुलर रेशियो, तो यहां जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 1:2। आई होप ये चीज आप लोगों को जो भी यहां पे प्रेजेंट है बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ जो है गैसियस वॉल्यूम का, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। जो मेरे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, जिसमें मैं एग्जांपल दे रहा था तुम्हें रशिया के पानी का, इंग्लैंड के पानी का, तो वही आपको यहीं पे यूज करना है, बस सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम टर्म यूज करना है। जैसे आप ये वाला अगर आप देखोगे तो 100 ml मैंने हाइड्रोजन लिया, वो 50 ml ऑक्सीजन से मतलब रिएक्ट करता है और 100 ml ही वाटर बनाता है। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा। 100 ml पानी है, 50 से रिएक्ट करेगा तो 100 ml ही बनाएगा। तो ये जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 2:1:2। ये बताया गया किससे? गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक बारी सारे लोग ले लो, अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? यहां तक आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ, जिसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। वैसे तो एवोगैड्रो नंबर आपने ध्यान रखना है, विच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, 6.023 इंटू 10⁻23। बट ये क्या बोलते हैं कि अगर मैं एक हाइड्रोजन लूंगा, एक और हाइड्रोजन लूंगा और एक ऑक्सीजन लूंगा, तो कंबाइन करके मेरे पास जो पानी बनेगा वो 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर बन जाएगा। एज सिंपल एज यू लाइक, ठीक है। तो ये है मेरे पास, तो जितना अगर आप लोगे उतना ही कंबाइन करेगा। इनका नाम पूरा प्लीज कभी याद मत रखिएगा, नहीं तो तुम लोग यही याद नहीं रख पाओगे। लोरेंजो रोमानो अमादियो कार्लो अवगैद्रो दी क्वेरेका एवी करीतो,
ठीक है, ये मैंने स्पेनिश में बोला था, मुझे स्पेनिश आती है ना। पुलिसिया है ना, एस्पिरेंसी तो ये है। आइएगा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दे रखे हैं, वीडियो रोकिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नाउ कमिंग टू डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, नाम ध्यान रखिएगा, डाल्टन बाबा है, इन्होंने थ्योरी दी थी, मतलब जो भी इन्होंने यहाँ पे टर्म्स बोले हैं ये सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बोले हैं, कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। इसलिए जो पहला वाला टर्म है वही गलत हो जाता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, इन्हें पता ही नहीं था कि इन्होंने बोला कि भैया एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब तो हमें पता है कि भैया इसको मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितना चाहूं उतना तोड़ सकता हूं। बट क्या करें, इन्होंने कुछ कुछ चीज अच्छी बोली थी, तो इसलिए हम इनको अभी तक पढ़ रहे हैं, जबकि 1808 में निकल के बोल गए थे। ऑलमोस्ट अगर मैं मानूं तो तुम्हारे 225 कुछ साल हो गए हैं, 200 साल, लेकिन पढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, ये बढ़िया बात बोली इन्होंने गुरु। इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी मेरे पास होती है ना। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन है और वहां पे क्लोरीन है, दोनों सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ना ना ना। जितने भी मेरे पास एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट में, सबका एटॉमिक नंबर अलग होगा, सबका एटॉमिक मास अलग होगा। ये वाली बात ये भी बढ़िया बोल के चले गए थे। और इन्होंने क्या बोली थी भैया, वो पीरियोडिक टेबल चली रही थी कि पहले डोबर्नियर ट्रायड आया, फिर मेंडलीव बाबा आए, तो वहां से ये पढ़ाई करते हुए चल रहे थे, बहुत चालू थे ये डाल्टन कि अच्छा इसने ये बोला, इसने भी प्रॉपर्टी निकाली, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे मैंने जैसे बोला डॉबर्नियर हो गए, मेंडलीव की इक्वेशन हो गए, न्यूलैंड ऑक्टेव भी होता है, फिर हेनरी मोजले आ गए, तो ये सब पढ़ाई कर रहे, तो उनका कंक्लूजन निकाल के ये बोले कि सुनो, सारे एलिमेंट्स जो है ना उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अलग होगा। अरे भैया वो तो दूसरों का है, लेकिन ये यहाँ पे चेप दिए तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सही बोले थे, सत्य बोले थे, ठीक है। और ये जो थे वो जो हमारे पास गैसियस वॉल्यूम वाला था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो गेल-लुसाक बाबा ने दिया था, उनको ये नहीं समझा पाए, ठीक है। ये वैसा ही है कि भैया उसमें नाम उनका वैसा है, तो ये एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसी बात है। Compounds are formed when atoms of different elements combine in fixed ratio. Obviously ये अपन पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, हर किसी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी मेरे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें हर एक एलिमेंट का अलग एटॉमिक मास होता है, कुछ कुछ के नहीं होते हैं, जैसे जिसको मैं आइसोटोप्स या आइसोबार्स बोलता हूं, ठीक है। तो आप आई होप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, जैसे पानी है, मीथेन है, इनको आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास 11th में हो तो 20, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 20 तक आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, मैं मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा तुम्हें आता है तो वेल एंड गुड, और 30 तक आपको एटॉमिक नंबर, इतना तो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, जो भी मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें उनका जो मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं उसको फॉर्मूला मास बोलता हूं, बस सिंपल, ठीक है। जो फॉर्मूला मास है वो कुछ नहीं है, मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ही है बस आयनिक कंपाउंड का, जैसे NaCl है तो इसका आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। क्लोरीन का क्या होता है 35.5, तो ये जो निकल के आएगा वो 58.5, ध्यान रखिएगा U से डिनोट करते हैं, ठीक है, U से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोल क्या है, मोल में आपको एक बारी बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप पूरा बढ़िया तरीके से सीख जाओगे। जैसे एक डजन है, एक डजन में मेरे पास कितने होते हैं 12 नंबर ऑफ बनानाज होते हैं, मैंने केला मान लिया, बनानाज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस यही मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल ऑफ बनानाज है, मैंने क्या बोला कि भैया मेरे पास जो है वो 1 मोल ऑफ बनानाज है। जब अगर 1 मोल ऑफ बनानाज मेरे पास प्रेजेंट होंगे तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ बनानाज। मतलब आप समझ गए हो कि ये एक यूनिट है फॉर रेफरेंस, कि भैया एक डजन, अब मैं ये बार बार ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 12 केला चाहिए, बोलूंगा एक दर्जन दे दे भैया। ऐसे इधर मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैं बोलूंगा उसके पास जो है वो 1 मोल है, मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम्स है ना। अगर मैंने बोला कि आई हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स है। खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इजी है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको किसमें निकालना है, इथेनॉल में। C2H5OH मेरे पास इथेनॉल होता है, इसको ओवरऑल रखिए आप, तो ये हो जाएगा C2H6O। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिसका भी निकालना हो उसका टोटल मास, जिसका भी निकालना हो, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं,
उसका मास, मतलब मान लीजिएगा मुझे निकालना है ऑक्सीजन का, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास, जो भी ये मेरे पास मॉलिक्यूल है उसका पूरा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 कर दीजिएगा, आपकी परसेंटेज निकल के बाहर आ जाएगी। ये आप निकाल सकते हो खुद ही। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, वीडियो रोकिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके लिए मैं ये यहां पे नहीं बताऊंगा, एक मेरे पास 9 मिनट वीडियो है, क्योंकि मैं चाहता हूं वो आप लोग भी सर्च करो। 9 मिनट की एक मैंने वीडियो बनाई है, मतलब विद इन 10 मिनट्स है, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेगी, क्लास 11 एंड 12 बाय केमिस्ट्री करके, ठीक है। तो आप इसी चैनल पे बस सर्च कर लीजिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इसको अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक ही वीडियो में मैं दूसरी वीडियो भी अपनी देना चाहूंगा, जिससे, क्योंकि वो अच्छी खासी चली है, ऑलमोस्ट उसमें 50,000 कुछ व्यूज होंगे, तो आप लोग प्लीज उसको जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीजों को, ठीक है। तो ये आप प्लीज वहां से देखेंगे, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा जो भी यहां पे प्रेजेंट है, इसी चैनल पे आप जैसे ही चैनल खोलोगे तो सर्च का ऑप्शन आता है, आप वहां पे सर्च कर लीजिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। मजा ना आए तो बोलिएगा प्लीज, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस वीडियो का लिंक पिन करवा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं आए तो जो मेरी लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अब बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, आपके जो है क्लास 11th में, क्योंकि आपका एक पूरा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन करके, वो भी आपका आएगा, लेकिन अगर मैं केमिकल इक्वेशन कोई भी है तो यहां पे आपकी जो आती है वो कंबशन रिएक्शन ही आती है, आपकी जो रिएक्शंस आएंगी वो आपकी कंबशन रिएक्शन आएंगी, ठीक है। कंबशन रिएक्शन क्या होती है कि मान लो मेरे पास मीथेन है, इसमें मैंने डाला मतलब डाला क्या है, इसको मैंने हवा में बस बहुत ज्यादा हीट किया, तो ये क्या निकालता है, हमेशा ही CO2 निकालेगा और H2 निकालेगा। तो इसको बैलेंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है CHO। पहले कार्बन बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आप कभी भी नहीं फंसोगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, मैंने 2 लगा दिया, वहां कितने ऑक्सीजन, 2 और 2 4, यहां पे 2 ही है, रिएक्शन हो गई बैलेंस। जो आप फंसोगे वो, मान लो मेरे पास है C3H8 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O, चलो इसको सॉल्व करो। चलो भाई, तो यहां पे कितने कार्बन है, 3, यहां पे मैंने 3 लगा दिया, हाइड्रोजन 8, यहां पे कितने हैं, ऐसे 4 हो गया। अब देख लो कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6, अरे मतलब 3 2 जा 6, और ये 10 है, तो यहां पे 5 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगी दिक्कत, जैसे मैंने ले लिया यहां पे C4H10 और प्लस लगा यहां पे O2 गिव्स आउट, यहां आ गया CO2 और प्लस यहां मैंने रख दिया H2O। अगेन कार्बन बैलेंस करिए, 4 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10, यहां पे लगा दिया 5, तो 5 2 जा 10। ऑक्सीजन, यहां जो ऑक्सीजन है वो है 2, यहां कितने ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 8, यहां है 13। तो अब मैं कैसे बैलेंस करूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट है ना उसको डिवाइड बाई 2 करिए और यहां कर दीजिए, मतलब अगर 13 है तो आप यहां 13/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, जैसे ही आप 13/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13/2 इंटू 2, तो आपका 13 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बैलेंस करोगे, तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस 13/2 O2, रिएक्शन हो गई है बैलेंस। आप चाहो तो इस वाले को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी, ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी दैट विल बी C4H10 प्लस 2 लगा दीजिएगा, प्लस 13 O2 गिव्स आउट 8 CO2 प्लस 10 H2O, रिएक्शन हो गई है बैलेंस गाइस। व्हाट यू हैव टू डू कि आप लोग इसी वीडियो के लिंक, मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे बैलेंस करके भेजोगे C6H14, बोले तो हेक्सेन का कंबशन की बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब तो वैसे ही तुम्हारा हो गया है, बस मोल कॉन्सेप्ट वाली कहानी है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी टर्म है, ठीक है। जैसे ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो देखो CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसके जितने क्वेश्चन कराओ, जितने भी करोगे वो कम है, तो प्लीज आप बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन लगाते हुए चलिएगा। अगेन क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताओगे, मैं आपको वहां पे पिन करा दूंगा पीडीएफ, मतलब पीडीएफ का जो लिंक है गूगल ड्राइव, वो मैं आपका पिन करा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो देखो ये 16 ग्राम, तो ऑब्वियसली इसका जो मास है वो भी मेरे पास 16 ग्राम ही होता है। अब ऑक्सीजन है, मेरे से क्या पूछ रहा है, पानी पूछ रहा है, तो आप पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है,
नहीं होगी, तो मैंने यहां पे 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, अब ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस्ड हो गई है। तो 16 ग्राम क्या पूछ रहा है, 16 ग्राम ऑफ ईथेन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। तो 16 ग्राम मेरे पास रिएक्ट करता है कितने से, पानी कितना है, देखो एक पानी का कितना मोलर मास मेरे पास अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे जो आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 18 आ जाएगा, तो एक मोल 2 से रिएक्ट करता है, तो ये 2 इंटू यहां पे ये 36 ग्राम मेरे पास निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये देखो ना, एक 2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 16 ग्राम कितने से करेगा, 36 से करेगा। क्वेश्चन यहां पे होता है खत्म। और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे ये हैं, सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय दोनों कंपोनेंट का मोल्स। ठीक है, ये मेरे पास है, तो ये काई 1, अगर आपको काई 2 निकालना है तो N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और ध्यान रखिएगा इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, मतलब काई 1 प्लस काई 2 करूंगा, तो ये मेरे पास 1 निकल के आएगा। मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, टाइम हो गया है मेरे पास, फटाफट से देखिएगा। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है लीटर में, लेकिन जो मोलैलिटी है वो स्मॉल m से आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट में यहां पे लेता हूं, जो कि केजी में रहेगा, जो कि आपका केजी में रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और कोई दिक्कत है, और कोई टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आती है, और या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपका रह गया हो, आपको लगता है कि सर ये मुझे और एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उससे अलग एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बाकी चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही वन शॉट्स आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो जो है इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली, वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।